अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हमने अपने चैनल पर CS311 इंट्रोडक्शन टू द वेब सर्विसेज एंड डेवलपमेंट की सीरीज़ को स्टार्ट किया हुआ है और आज उसी सीरीज़ का हम लेक्चर बनाए इस वीडियो में कवर अप करने जा रहे हैं। तो चलते हैं हैंडआउट्स की जानिब और देखते हैं कि आज के वीडियो लेक्चर में हमारे कौन कौन से टॉपिक्स कवर अप करने वाले हैं। लेक्चर नंबर 9 में जो फर्स्ट टॉपिक कवर अप करने वाला है वो है DTD एट्रीब्यूट्स। अब ये क्या होते हैं, गो थ्रू करते हैं इस टॉपिक को। इन अ DTD एट्रीब्यूट्स आर डिक्लेयर्ड विद एन एट लिस्ट डिक्लेरेशन। DTD के अंदर जब भी हम एट्रीब्यूट्स को लिखते हैं तो एट्रीब्यूट्स को लिखने के लिए वहाँ पर एट लिस्ट डिक्लेरेशन का हवाला देना लाजमी होता है। वो डिक्लेरेशन कैसी होती है, यहाँ पर उसका ये बेसिक सिंटैक्स है, एंगल ब्रैकेट्स के दरमियान एक्सक्लेमेशन मार्क एट लिस्ट। ठीक है, जिस एलिमेंट के लिए आप इस एट्रीब्यूट को लिख रहे हैं, ठीक है, उस एलिमेंट का नाम, आगे फिर हम एट्रीब्यूट का नाम लिखेंगे, फिर हम एट्रीब्यूट की टाइप डिफाइन करेंगे और फिर हम लिखेंगे एट्रीब्यूट की वैल्यू। ठीक है, ये बेसिक सिंटैक्स है। रियल वर्ल्ड एग्जांपल ये है, एक्सक्लेमेशन मार्क एट लिस्ट, एलिमेंट नेम जो कि पेमेंट है, एट्रीब्यूट नेम जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है टाइप। ठीक है, आगे ये एट्रीब्यूट टाइप है, ठीक है, सी डेटा, और आगे एट्रीब्यूट की डिफ़ॉल्ट वैल्यू यहाँ पर पास की हुई है चेक। ठीक है, और इस कोड को अगर हम XML के अंदर लिखें तो कैसे लिखेंगे, पहले हम अपने एलिमेंट का नाम लिखेंगे जो कि हमारे केस में क्या है, पेमेंट। आगे उसका हम एट्रीब्यूट लिखेंगे। एट्रीब्यूट बेसिकली क्या है, ये नेम वैल्यू पेयर है। ठीक है, नेम क्या है एट्रीब्यूट का, यहाँ पे लिखा हुआ है टाइप, और आगे से उसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या इन्होंने पास की हुई है, चेक। ठीक है, अगर हम एक प्रॉपर तरीका देखें कि किस तरीके से आप DTD के अंदर एट्रीब्यूट की डिक्लेरेशन लिखते हैं और फिर उस डिक्लेरेशन को आप XML के कोड के अंदर कन्वर्ट करते हैं, ठीक है, तो उसके लिए हम एक अलग प्रैक्टिकल करेंगे, क्योंकि यहाँ पर एक बहुत शॉर्ट लिखा हुआ है। अगर ये क्वेश्चन आपको इस तरह का पेपर में आ गया तो आप उसे हैंडल नहीं कर सकेंगे। तो चलते हैं प्रैक्टिकल, यहाँ पर हम देखते हैं, इस फाइल को क्लोज़ करते हैं। ओके, यहाँ पर हम एक और फाइल क्रिएट करते हैं जिसका नाम हम लिखते हैं practice.txt। ठीक है, ओके, यहाँ पर अब हम इंटरनल DTD का कोड लिखेंगे और उस इंटरनल DTD को बाद में हम XML कोड के अंदर कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, चलें लिखते हैं उसे। इंटरनल DTD का हम यहाँ पर कोड लिखेंगे। अब ये कोड कैसे लिखते हैं, प्रीवियस लेक्चर्स में काफ़ी दफ़ा हमने एक्सप्लेन किया है। ठीक है, अगर आपको ये नहीं क्लियर तो काइंडली आप एक दफ़ा रिविजन करके इस लेक्चर पर वापस आएँ। ठीक है, एंगल ब्रैकेट्स के दरमियान एक्सक्लेमेशन मार्क, इंटरनल DTD है ना, तो यहाँ पर हम लिखेंगे डॉक टाइप, अपने रूट एलिमेंट का नाम, यहाँ पर हम चले एम्प्लॉयज़ लिख देते हैं। ठीक है, और ये उसके बाद हम क्या करते हैं, हम लिखते हैं अपने एलिमेंट्स की डिक्लेरेशन, एक्सक्लेमेशन मार्क एलिमेंट। ठीक है, अपने रूट एलिमेंट का नाम एम्प्लॉयज़। ठीक है, इसके अंदर, ओह सॉरी, इसके अंदर हम रूट एलिमेंट के अंदर आगे जो हम फर्दर चाइल्ड एलिमेंट्स डिफाइन करेंगे, ठीक है, वो मैं यहाँ पर डिफाइन करने लगी हूँ। ठीक है, हम मैं यहाँ पर लिखूँगी एम्प्लॉय प्लस। अब ये क्या हुआ, इसका मतलब ये है जो हमारा रूट एलिमेंट XML के अंदर होगा जिसका नाम होगा एम्प्लॉयज़, उसके अंदर जो एम्प्लॉय चाइल्ड एलिमेंट होगा उसे हम 1 to n नंबर ऑफ़ टाइम डिफाइन कर सकते हैं। क्यों, इस कार्डिनलिटी ऑपरेटर की वजह से। ठीक है, चले अब हम यहाँ पर डिफाइन करेंगे कि ये जो हमारा एम्प्लॉय चाइल्ड एलिमेंट होगा ये किस टाइप का होगा। ठीक है, एलिमेंट, ठीक है, एम्प्लॉय, ठीक है, ये किस टाइप का होगा, मैं चाहती हूँ कि ये एम्प्टी हो। ठीक है, हमारा एलिमेंट एम्प्टी एलिमेंट होगा। ठीक है, लेकिन एम्प्टी एलिमेंट के साथ हम एट्रीब्यूट्स को डिफ़ाइन करना चाहते हैं। ठीक है, तो एट्रीब्यूट्स को डिफ़ाइन करने के लिए हम DTD के कोड के अंदर कैसे लिखेंगे, हम लिखेंगे एंगल ब्रैकेट्स एक्सक्लेमेशन मार्क, एट्रीब्यूट डिफ़ाइन करना है। ठीक है, लिखेंगे एट लिस्ट। ठीक है, एट लिस्ट के बाद अब हम उस एलिमेंट का नाम लिखेंगे जिसके लिए हम ये एट्रीब्यूट डिफ़ाइन कर रहे हैं। अब हमारे केस में क्या नाम है, एम्प्लॉय। ठीक है, अब हम अपने एट्रीब्यूट का नाम लिखेंगे, मैं यहाँ पर नाम एट्रीब्यूट का रखती हूँ एम्प्लॉय ID। ठीक है, आगे हम इस एट्रीब्यूट की टाइप डिफाइन करेंगे कि ये अपने अंदर किस टाइप का डेटा कैरी करेगा। ठीक है, टाइप मेरे केस में यहाँ पर मैं रखती हूँ C डेटा। ठीक है, और आगे इसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू यहाँ पर मैं एक पास कर देती हूँ जो कि है एम्प्लॉय ID के हवाले से
NIT 101, ठीक है। ये डिफ़ॉल्ट वैल्यू मैंने यहाँ पर पास की है। अगर फ़र्ज़ करें अगर एम्प्लॉय अपनी आईडी अगर एंटर नहीं करता, ठीक है, तो बाय डिफ़ॉल्ट ये आईडी वहाँ पे लग जाए, ठीक है। डिफ़ॉल्ट वैल्यू का ये मतलब होता है। अब ये हमारे पास DTT का कोड है, इसे हम XML कोड के अंदर किस तरह लिखेंगे एगर ब्रैकेट्स, ठीक है, अपने रूट एलिमेंट का नाम जो कि है एम्प्लॉयज़, साथ साथ इसे इनक्लोज भी हम करते जाते हैं एम्प्लॉयज़, अंदर इसके चाइल्ड एलिमेंट्स लिखेंगे हम। यहाँ पर लिखेंगे एम्प्लॉय एज ए सेल्फ इनक्लोजिंग टैग, क्योंकि टाइप इसकी एम्प्टी है, ठीक है। और आगे हम अपना एट्रीब्यूट लिखेंगे। एट्रीब्यूट का नाम क्या है, एम्प्लॉय आईडी, और एट्रीब्यूट की वैल्यू यहाँ पर हम जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू है ना, हम बेशक उसे भी लिखें तो कोई इस तरह एरर नहीं होगा, एरर नहीं आएगा इस कोड के अंदर, ठीक है। लिखेंगे NIT 101, ठीक है। और अब देखिए यहाँ पर ये कार्डिनलिटी ऑपरेटर लगा हुआ है ना, प्लस, इसका मतलब ये है कि इस एलिमेंट को हम अपने XML कोड के अंदर 1 to n नंबर ऑफ़ टाइम्स डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। अगर मैं ऐसे करके यहाँ पर लिख दूँ, ठीक है, और यहाँ 1 है, 1 की जगह अगर मैं 2 और यहाँ पे 3 लिख दूँ ना, तो फ़र्क कुछ नहीं पड़ेगा, ठीक है। डिफ़ॉल्ट वैल्यू को अगर आप एज इट इज़ एट्रीब्यूट के अंदर पास कर देते हैं तभी कोई एरर नहीं आएगा, ठीक है। अगर आप वहाँ पर फ़र्ज़ करें ये न्यू वैल्यू पास कर देते हैं, ठीक है, जैसे कि ये लास्ट डिजिट मैंने चेंज किया है, तो ये क्या होगा, ये वैल्यू को ओवरराइड कर देगा, ठीक है। अगर आप वैल्यू नहीं देते तो बाय डिफ़ॉल्ट ये वैल्यू वहाँ पर आ जाएगी, ठीक है। अगर आप वैल्यू देते हैं तो वो क्या होगा, ओवरराइड हो जाएगी, ठीक है। बस ये तरीका था कि आप किस तरह आप अपने DTT के कोड के अंदर एट्रीब्यूट डिक्लेरेशन को लिखते हैं, ठीक है, और उसी डिक्लेरेशन को फिर हमने XML कोड के अंदर लिखा, ठीक है। और ये बिल्कुल हमारे पास एक प्रॉपर मेथड है कि किस तरह आप एट लिस्ट डिक्लेरेशन को DTT के कोड से देखकर, ठीक है, आप अपने XML कोड के अंदर लिख सकते हैं, ठीक है। दोबारा अब हम यहाँ पर आते हैं और यहाँ से जो पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से करने वाले पॉइंट्स हैं ना, वो बस ये एक लाइन है और ये एग्जांपल है, बस, और कुछ भी नहीं है। आगे चलते हैं, हमारे पास आ जाता है एट्रीब्यूट टाइप्स। अब एट्रीब्यूट टाइप्स कौन कौन सी हैं, पीछे हमने जितनी भी एग्जांपल्स की हैं वहाँ पर हमने टाइप यूज़ की है सी डेटा, लेकिन इस सी डेटा के अलावा भी बहुत ज़्यादा टाइप्स हैं एट्रीब्यूट्स की। कौन कौन सी है, EN1 EN2, इसे कहते हैं इनुमरेटेड लिस्ट, ठीक है। फिर हमारे पास एक टाइप आती है ID, फिर ID रेफरेंस, ID रेफरेंसेस, NM टोकन, NM टोकन्स, एंटिटी, एंटिटीज़ एंड नोटेशन, ठीक है। अब इनको आपने किस तरीके से प्रिपेयर करना है, आपने इन टाइप्स के नाम याद रख लेने हैं और आगे से इनकी ये जो एक एक लाइन की डेफिनेशन है ना, आपने बस ये याद कर लेनी है, ठीक है। याद कर लें, बेहतर है आपके लिए। और जो प्रैक्टिकल के अंदर हम जो टाइप्स देखेंगे ना, वो ये सारी नहीं देखेंगे, हम बस वही देखेंगे जो आपकी बुक के अंदर, ठीक है, विद इन प्रैक्टिकल मैंशनड है। तो बुक के अंदर कौन कौन सी है मैं आपको बता देती हूँ। एक सी डेटा, जो हम पीछे पीछे हमने जितने भी हमने प्रैक्टिकल्स किए हैं उन सब में हमने सी डेटा टाइप को देखा ही है। आगे हम एक और देखेंगे, ये वाली इनुमरेटेड लिस्ट, और एक और है एंटिटी। बस ये 3 टाइप्स, ठीक है, प्रैक्टिकल की फॉर्म में हमारे पास इस बुक में मौजूद है और बाकी नहीं है, ठीक है। तो बस हम इन तीनों को प्रैक्टिकल की फॉर्म में देखेंगे और बाकी ये जो रह जाती है रिमेनिंग, इनको आपने ये विद इन डेफिनेशन आपने प्रिपेयर कर देना है, ठीक है। ये MCQs के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको पूछ सकते हैं। आगे चलते हैं, ये है एट्रीब्यूट वैल्यू। अब एट्रीब्यूट वैल्यूज़ की कितनी टाइप्स हैं, अब वो टाइप्स हमें यहाँ पे दी हुई हैं, ठीक है। अब देखें, एक तो वैल्यू ये डिफ़ॉल्ट है, एक तो ये सिंपल वैल्यू, ठीक है, जहाँ पर आप अपने एट्रीब्यूट की वैल्यू को, ठीक है, डायरेक्ट एक्सप्लेनेशन की फॉर्म में दे दें। दूसरी वैल्यू आपके पास आ जाती है एक डिफ़ॉल्ट वैल्यू, ठीक है, कि आप अपने एट्रीब्यूट के अंदर डिफ़ॉल्ट वैल्यू कैसे सेट करते हैं देखेंगे हम। फिर हमारे पास एक रिक्वायर्ड आ जाती है, इम्प्लाइड आ जाती है और फिक्स्ड आ जाती है। अब ये क्या है, इन्हें भी अब हम कोड के थ्रू देखते हैं। वापस आते हैं अपने टेक्स्ट एडिटर पर और यहाँ पर मैं एक ही डॉक्यूमेंट के अंदर एक और एग्जांपल लिख देती हूँ, ठीक है। आपने ऐसा नहीं करना, अगर आपने इस कोड को रन करा के देखना हुआ ना, तो इसको एक सेपरेट फाइल में आप कीजिएगा, ठीक है। मैं आपको बस समझाने के पर्पज़ से इधर ही लिख रही हूँ। हम क्या करेंगे, सबसे पहले 1 मिनट, विद इन DTT हम इसको देखते हैं, ठीक है। चले, DTT इंटरनल DTT का कोड अब हम यहाँ पर दोबारा से लिखेंगे, ठीक है। नई एग्जांपल के लिए हम लिखेंगे डॉक टाइप, ठीक है। हम अपने रूट एलिमेंट का नाम रखते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है, और ये ब्रैकेट ओपन कर लें।
इतनी बात तो आपको समझ में आ गई होगी ये मैंने क्या लिखा है, ठीक है। मैंने यहाँ पर अपने रूट एलिमेंट को लिखा है, ठीक है। और मैंने ये बताया कि रूट एलिमेंट जो हमारे पास स्टूडेंट्स है उसके अंदर हम उसके जो चाइल्ड एलिमेंट्स होंगे जिनका नाम होगा स्टूडेंट, हम उन्हें 1 to n नंबर ऑफ़ टाइम्स हम उन्हें डिफ़ाइन कर सकेंगे, ठीक है। आगे देखें, यहाँ पर अब हम अपने डीटीटी के कोड के अंदर, ठीक है, एट्रीब्यूट्स को यहाँ पर डिफ़ाइन करेंगे, ठीक है। और साथ ही साथ हम उनकी टाइप्स को भी यहाँ पर डिफ़ाइन करते जाएंगे कि किस तरीके से हम अपने एट्रीब्यूट की वैल्यू को फिक्स कर सकते हैं, इम्प्लाइड रख सकते हैं, डिफ़ॉल्ट वैल्यू रख सकते हैं, ठीक है, वो सारी चीज़ें। तो यहाँ पर पहले हम एलिमेंट को हम डिफ़ाइन कर लेते हैं कि इस एलिमेंट के अंदर कोई वैल्यू हम नहीं लेते, ठीक है। हम इसे एज एन एम्प्टी एलिमेंट हम यहाँ पर इसे रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पर हम लिखते हैं एलिमेंट, ठीक है, स्टूडेंट, और आगे से अब हम इसकी टाइप लिखेंगे जो कि होगी एम्प्टी, ठीक है। चलें, इस एलिमेंट के अंदर बाय डिफ़ॉल्ट कोई वैल्यू नहीं होने लगी, लेकिन एट्रीब्यूट्स हम इसके साथ डिफ़ाइन करेंगे, ठीक है। एक्सक्लेमेशन मार्क एटलिस्ट, ठीक है। आगे हम अपना एलिमेंट नेम लिखेंगे, फिर हम अपना एट्रीब्यूट नेम लिखेंगे। पहले मैं यहाँ पर लिख देती हूँ स्टूडेंट आईडी, ठीक है। अब आगे से मैं इसकी यहाँ पर टाइप डिफ़ाइन करूँगी, ठीक है। अगर हम यहाँ पर कोई डेटा पास करें तो वो किस टाइप का हम यहाँ पर पास करें। मैं यहाँ पर लिख देती हूँ सी डेटा, ठीक है। और यहाँ पर मैं लिख देती हूँ हैश सिंबल यूज़ करके, ठीक है, रिक्वायर्ड। अब इसका मतलब क्या है कि जब भी आप अपने स्टूडेंट एलिमेंट के अंदर, ठीक है, स्टूडेंट आईडी एट्रीब्यूट लिखेंगे तो उसकी जो वैल्यू होगी ना, ठीक है, आपको सी डेटा की फॉर्म में हर सूरत लिखनी ही पड़ेगी, ठीक है। ये रिक्वायर्ड का यहाँ पर यही मतलब है, ठीक है। ये एक तरह से ये एक तरह से स्पेसिफायर है, ठीक है। आपने यहाँ पर बता दिया है कि ये वैल्यू हर सूरत हमें चाहिए ही चाहिए। यूज़र ये वैल्यू हर सूरत अपने कोड के अंदर एंटर करेगा, अगर नहीं करेगा तो क्या होगा, एरर जनरेट हो जाएगा, ठीक है। आईडी को हमने रिक्वायर्ड रख लिया। इसी तरह अब हम एक और एट्रीब्यूट हम यहाँ पर डिफ़ाइन करते हैं, लिखते हैं एक्सक्लेमेशन मार्क एटलिस्ट, ठीक है, फिर स्टूडेंट। अब यहाँ पर हम लिख देते हैं स्टूडेंट नेम, ठीक है। किस टाइप का नेम हमारे पास होगा, ये सी डेटा, ठीक है। और अब हम यहाँ पर इसे कर देते हैं हैश इम्प्लाइड। इसका क्या मतलब है, जब आप अपने स्टूडेंट नेम एट्रीब्यूट के अंदर, ठीक है, जब आप अपने स्टूडेंट का नेम पास करेंगे, आपकी मर्ज़ी है कि आप उसे पास करें या ना करें। हम उसे एज एन ऑप्शनल एट्रीब्यूट यहाँ पर डिफ़ाइन कर रहे हैं कि मर्ज़ी है आप नाम पास कर दें, मर्ज़ी है आप उसे बेशक छोड़ दें, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पर हम लिखते हैं एक और एट्रीब्यूट यहाँ पर पास करते हैं, लिखते हैं एक्सक्लेमेशन मार्क एटलिस्ट अपना एलिमेंट नेम, ठीक है। अब हम यहाँ पर लिख देते हैं स्टूडेंट नंबर, ठीक है। मतलब कि स्टूडेंट नंबर तो नहीं समझ में आ रहा है, लिखते हैं यहाँ प्रॉपर लिखते हैं फ़ोन नंबर, ठीक है। ये हमारा एट्रीब्यूट नेम हो गया। फ़ोन नंबर के लिए हम यहाँ पर आगे टाइप लिखते हैं सी डेटा, ठीक है। और यहाँ पर हम कर देते हैं हैश फिक्स्ड, ठीक है, फिक्स्ड। और ठीक है, एक डिफ़ॉल्ट वैल्यू हम यहाँ पर पास करते हैं एटलिस्ट एलिमेंट नेम, और यहाँ पर हम कोर्स, ठीक है, कोर्स। और टाइप हम डिफ़ाइन कर देते हैं सी डेटा, और डिफ़ॉल्ट वैल्यू हम यहाँ पर दे देते हैं जैसे कि CS301, चलिए यही ठीक है। अब यहाँ पर हमने क्या किया, अब इस कोड को हम समझते हैं। ये हमारे पास एक रूट एलिमेंट है, ठीक है, जिसका नाम है स्टूडेंट्स, ठीक है। इस रूट एलिमेंट के अंदर हम उसके चाइल्ड एलिमेंट्स डिफाइन करेंगे स्टूडेंट, ठीक है, जिसे हम 0 to n नंबर ऑफ टाइम डिफाइन कर सकते हैं बिकॉज ऑफ दिस कार्डिनलिटी ऑपरेटर, क्योंकि प्लस कार्डिनलिटी ऑपरेटर का ये मतलब होता है, सॉरी 0 नहीं, 1 to n नंबर ऑफ टाइम्स, ओके। इस कार्डिनलिटी ऑपरेटर का ये मतलब होता है कि आप अपने रूट एलिमेंट मतलब स्टूडेंट्स के अंदर जो आके चाइल्ड एलिमेंट स्टूडेंट डिफाइन करेंगे, ठीक है, उसे आप 1 to n नंबर ऑफ टाइम्स डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। और जो आपका स्टूडेंट एलिमेंट होगा, ठीक है, वो एम्प्टी होगा, ठीक है, लेकिन
ठीक है, उसके अंदर वैल्यू कोई भी नहीं होगी, लेकिन एट्रीब्यूट्स उसके अंदर लाजमी होंगे। एक हमारे पास यहाँ पर एक रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट होगा जिसका नाम होगा स्टूडेंट आईडी। ठीक है, ये मतलब हर सूरत आईडी की वैल्यू हमें अपने कोड के अंदर पास करनी ही पड़ेगी। ठीक है, फिर हमारे पास एक और एट्रीब्यूट आ जाता है जिसका नाम है स्टूडेंट नेम। उसकी वैल्यू आगे से हमने रखी है एम्प्लॉयड। इसका मतलब ये कि आपकी मर्ज़ी है कि आप अपने स्टूडेंट का नेम पास करें या ना करें। ठीक है, फिर आगे हमारे पास आ जाता है स्टूडेंट फ़ोन नंबर। इसका मतलब ये जो एक बार हमने यहाँ पर फ़ोन नंबर दे दिया तो दे दिया। ठीक है, उसे हम चेंज नहीं कर सकते। यहाँ पर हमें आगे फ़ोन नंबर भी देना पड़ेगा। फ़र्ज़ करें मैं टाइप तो हमारी सी डेटा ही है ना, मैं यहाँ पर 00112233 कुछ भी मैं लिख देती हूँ। ठीक है, अब ये समझिए ये हमारी एक डिफ़ॉल्ट वैल्यू हो गई है। ठीक है, इसको हम अपने एक्सएमएल कोड के अंदर चेंज नहीं कर पाएंगे। ठीक है, ये हमारे पास आ जाती है डिफ़ॉल्ट वैल्यू। ठीक है, इसी तरह की हमने प्रीवियस एग्जांपल्स हम देखी थी। यहाँ पर अब क्या हो रहा है, हमारे पास ये एक स्टूडेंट एलिमेंट है जिसका आगे से हम एक एट्रीब्यूट डिफाइन कर रहे हैं जिसका नाम है कोर्स। टाइप है उसकी सी डेटा और डिफ़ॉल्ट वैल्यू है उसकी CS301। ठीक है, अब इस कोड के हवाले से अगर हम अपनी एक्सएमएल डिक्लेरेशन यहाँ नीचे लिखें तो वो कैसे लिखेंगे, देखें यहाँ पर हम सबसे पहले अपने रूट एलिमेंट का नाम लिखेंगे जो कि ये देखिए यहाँ पर, और यहाँ पर स्टूडेंट्स है हमारे पास, लिखेंगे स्टूडेंट्स। ठीक है, साथ साथ इसे क्लोज भी करते जाते हैं, स्टूडेंट्स। ओके, इसके अंदर अब हम इसके चाइल्ड एलिमेंट्स को डिफ़ाइन करेंगे जो कि होगा हमारे पास स्टूडेंट सेल्फ इनक्लोजिंग है। ठीक है, पहला एट्रीब्यूट देखें हमारे पास यहाँ पर क्या है, स्टूडेंट आईडी। ठीक है, स्टूडेंट आईडी, यहाँ पर हम स्टूडेंट की आईडी दे देते हैं, जैसे कि दे देते हैं कोई BC210 और आगे कुछ भी। ठीक है, अब हम सेकंड एट्रीब्यूट डिफाइन करेंगे जो कि है ये स्टूडेंट नेम। ठीक है, अब देखें स्टूडेंट नेम, यहाँ पर मैंने लिख दिया है अली। ठीक है, अब आगे ये देखिए स्टूडेंट फ़ोन नंबर। अब ये डिफ़ॉल्ट वैल्यू है, बेशक इस एट्रीब्यूट को आप यहाँ पर पास करें या ना करें आपकी मर्ज़ी है, कोड में एरर नहीं आएगा। लेकिन फ़र्ज़ करें अगर आपने इसे पास कर ही दिया, अगर आपने इसे पास किया ना तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, ये वाली जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू आपने यहाँ पर दी हुई है ना, एग्जैक्ट वही वैल्यू आपको यहाँ पे लिखनी पड़ेगी। फ़र्ज़ करें अगर ये वैल्यू एक डिजिट भी अगर ऊपर नीचे हो जाती है ना तो क्या होता है, आपको एरर मिलेगा। ठीक है, क्योंकि ये वैल्यू फिक्स्ड है, इसे आप चेंज नहीं कर सकते। उसके अलावा ये वाली, अब देखिए ये कोर्सेस। ठीक है, अब हम ये लास्ट एट्रीब्यूट पास करेंगे, ये कोर्स वाला। ठीक है, और उसके अंदर अब हम वैल्यू दे देते हैं CS301। एक तो डिफ़ॉल्ट वैल्यू हमने यहाँ पर सेट की हुई है CS301। ठीक है, अगर हम इस डिफ़ॉल्ट वैल्यू की जगह अगर हम कोई और वैल्यू पास कर देते हैं, ठीक है, तो क्या होगा, रन टाइम पर ये वैल्यू ओवरराइट हो जाएगी। ठीक है, या तो आप इसे इस तरीके से भी लिख सकते हैं या एक और तरीका भी है लिखने का, मैं आपको वो बताती हूँ। एक लिखते हैं, यहाँ पर हम अपने एलिमेंट का नाम लिखते हैं स्टूडेंट। ठीक है, इन एट्रीब्यूट्स को अब हम दोबारा देख के लिखेंगे। ठीक है, स्टूडेंट आईडी तो रिक्वायर्ड है, ये हमें हर सूरत यहाँ पर लिखनी ही पड़ेगी, तो लिखते हैं यहाँ पर स्टूडेंट आईडी। ठीक है, यहाँ पर कुछ भी लिख देते हैं BC310। ठीक है, अब देखें एम्प्लॉयड, स्टूडेंट नेम जो है ना उसके आगे से हमने ये देखे ये एम्प्लॉयड स्पेसिफायर उसके आगे यूज़ किया हुआ है। अब इसका क्या मतलब है, आपकी मर्ज़ी है स्टूडेंट नेम पास करें या ना करें। ये जो ऊपर वाला एलिमेंट है ना एक्सएमएल कोड के अंदर, इसमें हमने स्टूडेंट नेम पास किया था। अब नीचे वाले एलिमेंट में हम क्या करते हैं, हम नहीं पास करते स्टूडेंट एलिमेंट, स्टूडेंट नेम का एट्रीब्यूट। ठीक है, ये कभी भी एरर नहीं आएगा। क्यों, क्योंकि ये इम्प्लाइड स्पेसिफायर आगे इसके डिफाइंड है। इसका मतलब ये है कि आपकी मर्ज़ी, आप स्टूडेंट नेम लिखें या ना लिखें, एरर नहीं आएगा। अब देखिए नेक्स्ट एट्रीब्यूट क्या है हमारे पास, स्टूडेंट फ़ोन नंबर। ठीक है, इसकी वैल्यू है हमारे पास फिक्स्ड। जब वैल्यू ही फिक्स्ड है तो आप सोचें ना, लिखने का कोई फ़ायदा है जब बाय डिफ़ॉल्ट उसकी वैल्यू फिक्स्ड है जिसे हम चेंज ही नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसका मतलब ये कि आप इसे अपने एक्सएमएल कोड के अंदर लिखें या ना लिखें, ठीक है, इस एट्रीब्यूट को कभी भी एरर नहीं आएगा। ठीक है, और ये जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू है, ठीक है, इसे आप बेशक लिखें या ना लिखें तब भी एरर नहीं आएगा। ठीक है, लिखना चाहते हैं तो लिख लें, नहीं लिखना चाहते तो बेशक ना लिखें। ठीक है, कभी एरर नहीं आएगा आपका। ओके, अब हम अपने हैंडआउट्स पर वापस चलते हैं। देखें यहाँ पर उन्होंने लिखा हुआ है डिफ़ॉल्ट एट्रीब्यूट वैल्यू। यहाँ नीचे देखें लिखा हुआ है एक्सक्लेमेशन मार्क, एलिमेंट, एलिमेंट नेम, आगे एलिमेंट टाइप है एम्प्टी। ठीक है,
इसी एलिमेंट के साथ उन्होंने एक एट्रीब्यूट डिफाइन किया है, वो क्या है, एलिमेंट का उन्होंने पहले लिखा है एक्सक्लेमेशन मार्क, ये एटलिस्ट डिक्लेरेशन DTD वाली, ठीक है। ये रहा हमारा एलिमेंट नेम जो कि है स्क्वायर, और आगे एट्रीब्यूट का नेम जो कि है विड्थ, एट्रीब्यूट की टाइप जो कि है सी डेटा, और डिफ़ॉल्ट वैल्यू उन्होंने यहाँ पर पास की है 0, ठीक है। और इसी कोड को जब उन्होंने XML के अंदर लिखा, उन्होंने क्या किया, एलिमेंट का नेम लिखा, विड्थ लिखा, और आगे वैल्यू पास कर दी 100, ठीक है। डिफ़ॉल्ट वैल्यू का ये मतलब होता है अगर यूज़र वैल्यू पास करे तो ठीक है, अगर ना पास करे तो डिफ़ॉल्ट वैल्यू जो यहाँ पर हमने सेट की हुई है ये वैल्यू ऑटोमेटिकली हमारे कोड में इंजेक्ट हो जाए। अगर कोई वैल्यू यहाँ पर यूज़र पास कर ही देता है, ठीक है, डिफ़ॉल्ट वैल्यू के केस में क्या होगा, पास की हुई वैल्यू से जो हमारी डिफ़ॉल्ट वैल्यू है वो ओवरराइड हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर बस ये एक एग्जांपल ही है हमारी करने वाली, और कुछ भी नहीं है इसमें, ठीक है। चले ओके, यहाँ पे यही लिखा हुआ है, इन द अबव एग्जांपल द स्क्वायर एलिमेंट इज डिफाइंड टू बी एन एम्प्टी एलिमेंट विद अ विड्थ एट्रीब्यूट। जो स्क्वायर एलिमेंट है उसको हमने एज एन एम्प्टी एलिमेंट डिफाइन किया है विड्थ एट्रीब्यूट के साथ, जिसकी है टाइप सी डेटा, ठीक है। इफ़ नो विड्थ स्पेसिफाइड, अगर कोई भी विड्थ यूज़र ने स्पेसिफाइड नहीं की, मतलब डिफाइन नहीं की, इट हैज़ अ डिफ़ॉल्ट वैल्यू ऑफ 0, डिफ़ॉल्ट वैल्यू वहाँ पर 0 ऑटोमेटिकली इंजेक्ट हो जाएगी, ठीक है। वही चीज़ है जो हमने यहाँ पर ये देखें, ये कोर्सेज वाले केस में हमने ये की है, ठीक है। ये वाला पॉइंट हमारा यहाँ पर क्लियर हो गया। अगला स्पेसिफायर है रिक्वायर्ड, इसे देखते हैं। ये उन्होंने सिंटैक्स में दिया हुआ है, तो ये देखें, एटलिस्ट डिक्लेरेशन, एलिमेंट नेम, एट्रीब्यूट टाइप, और ये देखें रिक्वायर्ड, ठीक है। ये स्पेसिफायर है हमारा। ये इसकी रियल वर्ल्ड एग्जांपल है, इसमें लिखा हुआ है एटलिस्ट पर्सन, ये क्या है, हमारा एक एलिमेंट नेम है, एट्रीब्यूट नेम है नंबर, एट्रीब्यूट टाइप है सी डेटा, और मतलब रिक्वायर्ड, मतलब कि इस पर्टिकुलर पर्सन का आपने नंबर हर सूरत डिफाइन करना ही करना है, ठीक है। एक्सएमएल कोड के अंदर हम इसे कैसे लिखेंगे, हम लिखेंगे अपना एलिमेंट नेम, फिर हम अपना एट्रीब्यूट नेम लिखेंगे और एट्रीब्यूट के आगे से वैल्यू पास कर देंगे, ठीक है। और ये इनवैलिड एक्सएमएल इन्होंने लिखा हुआ है। इसका मतलब ये है कि ऐसा आपने नहीं करना कि आपने एलिमेंट डिफाइन कर दिया है, ठीक है, लेकिन देखिए एट्रीब्यूट की डिक्लेरेशन आपने DTD के अंदर पास की है, और एक्सएमएल के अंदर आपने उस डिक्लेरेशन को रिप्रेजेंट करने की कोशिश की ही नहीं, ठीक है। तो ये क्या होगा, ये एक इनवैलिड एक्सएमएल माना जाएगा, ठीक है। यहाँ देखिए लिखा हुआ है यूज़ द रिक्वायर्ड कीवर्ड इफ़ यू डोंट हैव एन ऑप्शन फॉर अ डिफ़ॉल्ट वैल्यू। रिक्वायर्ड कीवर्ड को आप तब यूज़ करें जब आपके पास कोई भी ऑप्शन ना हो डिफ़ॉल्ट वैल्यू का, ठीक है। बट स्टिल वांट टू फोर्स द एट्रीब्यूट टू बी प्रेजेंट, लेकिन आप फिर भी एट्रीब्यूट को फोर्सफुली वहाँ पर प्रेजेंट करना चाहते हैं, तो आप रिक्वायर्ड स्पेसिफायर को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ से हमने क्या याद करना है, ये रिक्वायर्ड वाला, एक मिनट, ये इसका बेसिक सिंटैक्स है। अब बस इतना, और ये एक लाइन, बस यहाँ से इतना ही करना है। अगले स्पेसिफायर पे जाते हैं जो कि है इम्प्लाइड, ठीक है। अब ये देखें, ये इसकी ये वाली बेसिक डिक्लेरेशन यहाँ पे दी हुई है, कैसी है, एक्सक्लेमेशन मार्क एटलिस्ट, एलिमेंट नेम, एट्रीब्यूट टाइप, और आगे हमारा ये स्पेसिफायर जो कि है इम्प्लाइड। ये एक ऑप्शनल स्पेसिफायर है, इसका मतलब ये कि इसकी वैल्यू पास करे या ना करे, इट्स टोटली ओके, ओके। ये देखिए रियल वर्ल्ड एग्जांपल इसकी ये है, एक्सक्लेमेशन मार्क एटलिस्ट, एलिमेंट नेम जो कि है कॉन्टैक्ट, एट्रीब्यूट नेम जो कि है फैक्स, एट्रीब्यूट टाइप जो कि है सी डेटा, और आगे लिखा हुआ है इम्प्लाइड, मतलब कि मर्जी है आपकी इस एट्रीब्यूट की वैल्यू को पास करे या ना करे, एरर नहीं आएगा आपका, ठीक है। यहाँ पर इन्होंने वैल्यू पास की हुई है XML एलिमेंट के अंदर, कैसे की है, एलिमेंट का नाम लिखा है, एट्रीब्यूट का नाम लिखा है यहाँ से देके, ठीक है, और ये देखे ये वैल्यू उन्होंने पास कर दी है, ठीक है। मर्जी ये से पास करे या ना करे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये देखें बता रही हैं ये एक वैलिड XML है, अगर वैल्यू पास नहीं भी करते, ठीक है, ये ऑप्शनल है ना, तो ये देखें ये भी एक वैलिड XML है। यहाँ पर देखें इन्होंने एट्रीब्यूट ही डिफाइन नहीं किया, ठीक है, तो फिर भी ये एक वैलिड XML है। यहाँ पर ये लाइन लिखी हुई है, यूज़ द एम्प्लॉयड कीवर्ड इफ़ यू डोंट वांट टू फोर्स द ऑथर टू इंक्लूड एन एट्रीब्यूट। एम्प्लॉयड कीवर्ड को आप तब यूज़ करें जब आप ऑथर को फोर्स नहीं करना चाहते कि तुम यहाँ पर एक एट्रीब्यूट को ऐड करो ही करो, ठीक है। एंड यू डोंट हैव एन ऑप्शन फॉर अ डिफ़ॉल्ट वैल्यू, और आप इसे तब यूज़ कर सकते हैं जब आपके पास कोई डिफ़ॉल्ट वैल्यू का ऑप्शन ना हो, ठीक है। तो ये वाली इतनी जो एक्सप्लेनेशन है ना,
ठीक है, वो हमने अपने इस कोड के अंदर यहाँ पर कवर किया है। ठीक है, ये स्टूडेंट नेम वाला। अब देखें यहाँ पर मैंने क्या किया था, पहले तो ये मेरे स्टूडेंट नेम मैंने अली डिफ़ाइन कर दिया। दूसरी बार जब मैंने स्टूडेंट एलिमेंट को डिफ़ाइन किया, ठीक है, ये देखें इसकी यहाँ पर टाइप इम्प्लाइड थी ना स्टूडेंट नेम की, मैंने क्या किया, मैंने ये पूरा एट्रीब्यूट यहाँ पर नहीं लिखा। ठीक है, तो ये एक वैलिड एक्सएमएल है। ओके, यहाँ से अब आपने क्या प्रिपेयर करना है इम्प्लाइड वाले सेक्शंस में से, वो मैं आपको बता देती हूँ। ये सिंटैक्स इसे आप चलिए छोड़ ही दें, ये इतना ठीक है। चलिए अगला स्पेसिफायर है हमारे पास फिक्स्ड, इसे देखते हैं। इसका पहले ये बेसिक सिंटैक्स है, एंगल ब्रैकेट्स के दरम्यान एक्सक्लेमेशन मार्क एट लिस्ट, एलिमेंट नेम, एट्रीब्यूट टाइप। ठीक है, ये एट्रीब्यूट का स्पेसिफायर और आगे ये डिफ़ॉल्ट वैल्यू उन्होंने पास की है। ठीक है, एग्जांपल के अंदर देखें, एट लिस्ट, एलिमेंट नेम सेंटर, एट्रीब्यूट नेम कंपनी, एट्रीब्यूट टाइप सी डेटा, एट्रीब्यूट स्पेसिफायर फिक्स्ड और वैल्यू क्या है माइक्रोसॉफ्ट। इसका मतलब ये कि ये जो फिक्स्ड वैल्यू है ना माइक्रोसॉफ्ट, इसको आप अपने एक्सएमएल कोड के अंदर चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, अब ये देखिए वैलिड एक्सएमएल इन्होंने लिखी हुई है, ये हमारा एलिमेंट नेम है, एट्रीब्यूट नेम है, और अगर आपने इस एट्रीब्यूट को अगर आपने एक्सएमएल कोड के अंदर पास करना है ना, तो फिर इसी डिफ़ॉल्ट वैल्यू के साथ आपने इसको यहाँ पर पास करना है। ठीक है, अगर नहीं करना बेशक ना करें। ठीक है, क्योंकि डिफ़ॉल्ट वैल्यू उसकी सेट ही है। अगर आपने कर दिया और वैल्यू आपने चेंज कर दी, देखिए यहाँ से इन्होंने माइक्रोसॉफ्ट से वैल्यू को चेंज करके BNU कर दिया। ठीक है, तो ये क्या हुआ, इसे एज एन इनवैलिड एक्सएमएल कंसिडर यहाँ पे किया गया। ठीक है, इस लाइन को पढ़ते हैं। यूज द फिक्स कीवर्ड व्हेन यू वांट एन एट्रीब्यूट टू हैव अ फिक्स्ड वैल्यू विदाउट अलाउइंग द ऑथर टू चेंज इट। आप फिक्स्ड कीवर्ड यहाँ पर कह रहे हैं, बेशक आप कीवर्ड कहें या स्पेसिफायर कहें, ठीक है, एक ही बात है। यूज़ हम करते हैं फिक्स्ड स्पेसिफायर को सिर्फ उस केस में जब आप ऑथर को ये अलाउ नहीं करना चाहते कि तुम इसकी वैल्यू को चेंज करो। ठीक है, इफ़ एन ऑथर इंक्लूड्स अनदर वैल्यू, अगर कोई ऑथर इस फिक्स्ड स्पेसिफायर को यहाँ पर, ठीक है, DTD के अंदर लिखने के बाद, ठीक है, इस एट्रीब्यूट की डिफ़ॉल्ट वैल्यू को चेंज करने की कोशिश करते हैं, ठीक है, द एक्सएमएल पार्सर विल रिटर्न एन एरर। एक्सएमएल पार्सर क्या करेगा, एरर जनरेट करके आपको दे देगा। ठीक है, तो यहाँ से आपने ये वाला जो फिक्स्ड वाला है ना पॉइंट, इसमें आपने ये वाला बस वैलिड वाला देख लें। वैलिड पता होगा तो इनवैलिड अगर उन्होंने पूछा वो आपको खुद ही पता चल जाएगा। और ये वाली बस एक लाइन, ओह क्या हो गया, चले ओके। और ये वाली जो लाइन है ना फिक्स्ड, इसको हमने अपने कोड में कहाँ पर कवर किया है, ये स्टूडेंट फ़ोन नंबर की फॉर्म में हमने इसे कवर किया है। ठीक है, आपकी मर्ज़ी है ये एट्रीब्यूट लिख दें, लेकिन जो आगे से इसकी वैल्यू है ना, जो आपने डिफ़ॉल्ट वैल्यू पास की हुई है ना, फिर एक्सएमएल कोड के अंदर भी आपको डिफ़ॉल्ट वैल्यू भी पास करनी पड़ेगी। अगर आप नहीं लिखना चाहते, ठीक है, अब जो वैल्यू फिक्स्ड है, अब देखिए उसे पास करने का फ़ायदा भी तो नहीं है ना अगर हम उसे चेंज ही नहीं कर सकते। तो क्या है, अगर आप इस एट्रीब्यूट को मुकम्मल छोड़ ही दें, अब देखिए यहाँ पर मैंने इसको नहीं लिखा, छोड़ ही दें तब भी कोई एरर आपको नहीं आएगा। छोड़ दें नहीं आएगा, लेकिन अगर आपने एट्रीब्यूट इंजेक्ट किया और वैल्यू उसकी चेंज कर दी तब आएगा एरर। ओके, चलें आगे बढ़ते हैं। इनुमरेटेड एट्रीब्यूट्स, अब इसको देखते हैं। ये हमारे पास इनुमरेटेड एट्रीब्यूट वैल्यूज़, ठीक है, इसका ये सिंटैक्स है हमारे पास। कौन सा सिंटैक्स है देखते हैं, एट लिस्ट, एलिमेंट नेम, एट्रीब्यूट नेम, आगे ये हमारे पास इनुमरेटेड लिस्ट उन्होंने दी हुई है। ठीक है, और एक यहाँ पर डिफ़ॉल्ट वैल्यू उन्होंने हमें दे दी है। ठीक है, इस एग्जाम्पल को ज़रा देखते हैं। एंगल ब्रैकेट्स के दरमियान एक्सक्लेमेशन मार्क एट लिस्ट, एलिमेंट नेम पेमेंट है, एट्रीब्यूट नेम टाइप है, एट्रीब्यूट की यहाँ पर इनुमरेटेड लिस्ट की फॉर्म में उन्होंने ये हमें वैल्यूज़ दी हैं और यहाँ पर एक डिफ़ॉल्ट वैल्यू उन्होंने सेट कर दी है। ठीक है, इसको हम इस तरह करते हैं ना, इसका यहाँ पर हम प्रैक्टिकल कर देख लेते हैं। इस तरह करते हैं, एक और हम यहाँ पर दोबारा से एक इंटरनल DTD लिखते हैं। ठीक है, मैं आपको ये DTD के साथ तब करके बता रही हूँ, देखिए पेपर में अगर क्वेश्चन आया हो सकता है आपको ऐसे आ जाए। ठीक है, तो फिर आप कवर नहीं कर पाएंगे उसको। लिखेंगे हम डॉक टाइप। ठीक है, आगे हम लिखते हैं अपना रूट एलिमेंट का नाम, इस बार हम नाम ले लेते हैं पेमेंट्स। ओके,
ये पेमेंट्स हो गया, ठीक है। और हम इसे ओपन कर देते हैं। यहाँ पर हम एलिमेंट, ठीक है, आगे हम अपने रूट एलिमेंट का नाम लिखते हैं पेमेंट्स, और इसके अंदर जो चाइल्ड एलिमेंट्स हम डिफ़ाइन करेंगे अब उनके बारे में हम यहाँ पर हवाला देने लगे हैं। हम लिखेंगे यहाँ पर ये पेमेंट्स की जगह मैं पेमेंट कर रही हूँ, ठीक है। और यहाँ पर मैंने क्या किया, प्लस कार्डिनलिटी ऑपरेटर मैंने इंजेक्ट कर दिया। इसका मतलब ये कि अब ये जो पेमेंट्स रूट एलिमेंट है इसके अंदर हम अपने पेमेंट चाइल्ड एलिमेंट को 1 to n नंबर ऑफ़ टाइम हम इसे डिफ़ाइन कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हम इसकी मज़ीद हम यहाँ पर डिक्लेरेशन डिफ़ाइन करेंगे इस एलिमेंट की। अगर पेमेंट एलिमेंट हम डिफ़ाइन करें तो किस किस तरीके से हम डिफ़ाइन करें, ठीक है। एलिमेंट, ठीक है, आगे हम लिखेंगे पेमेंट। अब इस एलिमेंट की टाइप क्या होनी चाहिए, वही एम्प्टी, ओके। और यहाँ पर हम इसके अंदर इनुमरेटेड लिस्ट की मदद से यहाँ पर एक एट्रीब्यूट इंजेक्ट करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम लिखते हैं एक्सक्लेमेशन मार्क, आगे एटलिस्ट, ठीक है। जिस एलिमेंट के लिए आप इस एलिमेंट एट्रीब्यूट को डिफ़ाइन करें हैं उस एलिमेंट का नाम जो कि है पेमेंट, ठीक है। और एट्रीब्यूट नेम, इसका नाम रख देते हैं पेमेंट टाइप, ठीक है, पेमेंट टाइप। और आगे से इनुमरेटेड लिस्ट के अंदर, ठीक है, इनुमरेटेड लिस्ट को लिखने के लिए यहाँ पर ये देखें ये फंक्शनल ब्रैकेट्स आपको लगानी पड़ेंगी, ठीक है। इन्हें आप पैरेंथेसिस कहें, फंक्शनल ब्रैकेट्स कहें, एक ही बात है, ठीक है। इसके अंदर हम अपने पेमेंट मेथड्स को हम यहाँ पे डिफ़ाइन करेंगे कि पेमेंट किस किस तरीके से आप कर सकते हैं, ठीक है। एक तो डेबिट कार्ड से, ठीक है, या तो आप डेबिट कार्ड से कर लें, या फिर आप कैश, ठीक है, कैश से आप कर लें, या फिर आप चेक से आप पेमेंट कर सकते हैं, ठीक है। और इसकी मर्ज़ी है आपकी, डिफ़ॉल्ट वैल्यू अगर आप देना चाहते हैं तो दे दें। अगर कोई आपका है कोई कस्टमर जिसके पास ना डेबिट कार्ड है ना चेक है, तो क्या है डिफ़ॉल्ट वैल्यू फिर कैश ही हम यहाँ पे सेट कर देते हैं, ठीक है। ये रही हमारी इनुमरेटेड लिस्ट के साथ डॉक टाइप डिक्लेरेशन, ठीक है। अब इसको हम XML कोड के अंदर कैसे लिखेंगे, लिखेंगे अपना पेमेंट्स, ठीक है, वही बात है, साथ साथ क्लोज करते जाएं पेमेंट्स, ओके। इसके अंदर अब हम इसके चाइल्ड एलिमेंट्स को डिफ़ाइन करेंगे। यहाँ पर हम लिख देते हैं चाइल्ड एलिमेंट है जो हमारा पेमेंट, ठीक है, सेल्फ इनक्लोजिंग है। एट्रीब्यूट क्या है हमारा, एट्रीब्यूट का नाम क्या है, ठीक है, पेमेंट, अच्छा सजेस्ट नहीं करेगा इसका मतलब, ओके। पेमेंट टाइप, ठीक है, पेमेंट टाइप और एट्रीब्यूट है तो ऐसे लिखेंगे। एक तो डिफ़ॉल्ट वैल्यू यहाँ पर सेट है, ठीक है। अगर कोई वैल्यू पास नहीं की जाती तो डिफ़ॉल्ट वैल्यू कैश ऑटोमेटिकली पास हो जाएगी, ठीक है। अगर आप कोई और वैल्यू यहाँ पर पास कर देते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पर डेबिट कार्ड, ये वैल्यू अगर मैं यहाँ पर पास कर देती हूँ तो क्या होगा, ये वैल्यू ओवरराइड हो जाएगी, ठीक है। ये इस डिफ़ॉल्ट वैल्यू की जगह ये वैल्यू ओवरराइड होकर ये वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। अब 0 to 1 to n नंबर ऑफ़ टाइम्स हम इसे डिफ़ाइन कर सकते हैं, एक और दफ़ा डिफ़ाइन करेंगे। यहाँ पर हम लिख देते हैं जैसे कि चेक, ठीक है। और ये जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू है आप चाहें तो इसको भी यहाँ पर लिख सकते हैं, ओके। चले, इस तरीके से हम इनुमरेटेड लिस्ट को DTT के अंदर डिक्लेयर करते हैं, ठीक है। बस यही मेथड है और कुछ भी नहीं है। और हाँ, अगर आपने ये वाली जो इनुमरेटेड लिस्ट की डिक्लेरेशन DTT के अंदर दी है, अगर आप चाहते हैं कि आप इसे एक जो एक्सेस स्पेसिफायर है अगर आप इसे उसके ज़रिए देना चाहते हैं ना, तो आप क्या करें, इनुमरेटेड लिस्ट के आगे, ठीक है, ये जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू है इसको आप हटा दें। यहाँ पर आप इस तरह करें, लिखते हैश रिक्वायर्ड, ठीक है, हैश रिक्वायर्ड। इसका मतलब ये कि इनुमरेटेड लिस्ट के अंदर, ठीक है, हमने जितनी भी वैल्यूज़ पास की हैं, ठीक है, इन में से यहाँ पर XML कोड के अंदर वैल्यू देना लाजमी है। लेकिन इन्हीं में से ये जो हमने सेट ऑफ लीगल वैल्यूज़ हमने यहाँ पर डिफ़ाइन किए हैं, वैल्यू रिक्वायर्ड है कि हर सूरत देनी है, लेकिन कौन सी देनी है, ये वाली इनमें से ही देनी है, ठीक है। अगर आप कुछ और यहाँ पर लिख देते हैं, फ़र्ज़ करें मैं कोई यहाँ पर कोई और पेमेंट मेथड में यहाँ पर लिख देती हूँ, जैसे कि कोई भी XYZ, ठीक है, यहाँ पर मैं पेमेंट मेथड अगर मैं एंटर कर देती हूँ तो क्या होगा, यहाँ पर एरर जनरेट होगा। XML पार्सर क्या करेगा, इस कोड को अलाउ ही नहीं करेगा, ठीक है।
तो क्या होगा, फिर रन टाइम पे एरर आ जाएगा, तो ये कोड आपका नहीं चलेगा। इससे बेहतर है कि जो हमारे सेट ऑफ लीगल वैल्यूज़ हमने यहाँ पर डिफाइन की है ना इनूमरेटेड लिस्ट के अंदर, ठीक है, वही हम पास करें। अब देखिए ये दोनों हमारे रूल्स यहाँ पर वैलिड हो गए हैं। एक तो हमने सेट ऑफ लीगल वैल्यूज़ में से मतलब इनूमरेटेड लिस्ट में से ही हमने वैल्यू दी है, और दूसरी बात ये रिक्वायर्ड है, ठीक है, मतलब वैल्यू हर सूरत देनी, उसको छोड़ नहीं सकते, तो हमने वैल्यू भी पास कर दी है, छोड़ी नहीं है, ठीक है। तो ये भी आपका बिल्कुल वैलिड कोड है। ओके, ये देखिए इनूमरेटेड एट्रीब्यूट वैल्यूज़, ये इसका बेसिक सिंटैक्स है। कैसे है, एक्सक्लेमेशन मार्क, एट लिस्ट, एलिमेंट नेम, एट्रीब्यूट नेम, ये इनूमरेटेड लिस्ट, ठीक है। और यहाँ पर इन्होंने डिफ़ॉल्ट वैल्यू के ज़रिए आपको ये कोड लिख के दिखाया, लेकिन हमने यहाँ पर एक एक्सेस स्पेसिफायर लगा के, ठीक है, थोड़ा सा और इसे इन्हेंस करके देखा है। ओके, वो एक प्लस पॉइंट था। ये देखिए रियल वर्ल्ड एग्जांपल, एक्सक्लेमेशन मार्क एट लिस्ट, पेमेंट जो कि है हमारा एलिमेंट नेम, एट्रीब्यूट नेम है टाइप, एट्रीब्यूट वैल्यू चेक और कैश, ठीक है, और डिफ़ॉल्ट वैल्यू इन्होंने यहाँ पर पास कर दी है कैश, ठीक है। अगर यूज़र कोई वैल्यू एंटर करे ना करे तो डिफ़ॉल्ट वैल्यू यहाँ पर कैश ही सेट हो जाए, ठीक है। एक्सएमएल के अंदर इन्होंने कैसे लिखा है, एलिमेंट का नाम पेमेंट, एट्रीब्यूट का नाम टाइप, और एट्रीब्यूट की वैल्यू क्या है, यहाँ पर उन्होंने चेक लिख दी है, ठीक है। अगर वैल्यू दे दी है तो क्या होगा, ओवरराइड हो जाएगी। अगर वैल्यू नहीं दी तब भी कुछ नहीं होगा। Enumerated attribute values are used when you want the attribute value to be one of the fixed set of legal values, ठीक है, बस वही है। enumerated list वैल्यू को हम तब यूज़ करते हैं जब हम चाहते हैं कि हम वैल्यू दें, लेकिन कुछ सेट ऑफ लीगल वैल्यूज़ को डिफ़ाइन करके ही दें, ठीक है, तब हम इस मेथड को यूज़ करते हैं बस। ये जो enumerated वैल्यूज़ हैं, इसमें से आपने ये एग्जाम्पल आपको करनी पड़ेगी, ठीक है, बस इतना सा ही है इसमें करने वाला। यहाँ पर एक लाइन लिखी हुई है, देर आर नो रूल्स अबाउट व्हेन टू यूज़ एट्रीब्यूट्स एंड व्हेन टू यूज़ चाइल्ड एलिमेंट्स। एक्सएमएल के अंदर कोई भी रूल डिफाइन नहीं है कि आपको कब एट्रीब्यूट्स को यूज़ करना है और कब आपको चाइल्ड एलिमेंट्स को यूज़ करना है, ठीक है, वो आपके यूज़ केस पर ही डिपेंड करता है। आगे चलते हैं। यहाँ पर देखिए ये पैराग्राफ है हमारे पास एक पॉइंट्स की सूरत में। सम ऑफ द प्रॉब्लम्स विद एट्रीब्यूट्स आर, एट्रीब्यूट्स के साथ कुछ प्रॉब्लम्स भी हैं, ठीक है, उन प्रॉब्लम्स को अब हम गो थ्रू करके देखते हैं। एट्रीब्यूट्स कैन नॉट कंटेन मल्टीपल वैल्यूज़, चाइल्ड एलिमेंट्स कैन, एट्रीब्यूट्स के अंदर हम मल्टीपल वैल्यूज़ को पास नहीं कर सकते। एक एट्रीब्यूट है, एक सिंगल एट्रीब्यूट है, एक सिंगल वैल्यू ही वो कैरी करेगा, लेकिन चाइल्ड एलिमेंट्स के अंदर हम मल्टीपल वैल्यूज़ को डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। एट्रीब्यूट्स आर नॉट ईजिली एक्सपैंडेबल फॉर द फ्यूचर चेंजेस, एट्रीब्यूट्स को हम इजीली एक्सपैंड नहीं कर सकते, ठीक है, हो सकता है कि फ्यूचर में हमें काफ़ी हद तक उनमें चेंजेस करने पड़ जाएं, ठीक है। एट्रीब्यूट्स कैन नॉट डिस्क्राइब स्ट्रक्चर्स, चाइल्ड एलिमेंट्स कैन, किसी भी डॉक्यूमेंट का जो बेसिकली जो स्ट्रक्चर होता है ना, वो कभी भी एट्रीब्यूट्स को देखकर नहीं इंसान डिस्क्राइब कर सकता, ठीक है। हमेशा चाइल्ड एलिमेंट्स को देखकर ही उस स्पेसिफिक डॉक्यूमेंट का आप स्ट्रक्चर डिस्क्राइब कर सकते हैं। एट्रीब्यूट्स आर मोर डिफिकल्ट टू मैनिपुलेट बाय द प्रोग्राम कोड, एट्रीब्यूट्स की मैनिपुलेशन प्रोग्राम कोड के ज़रिए वो बहुत मुश्किल होती है, ठीक है। एट्रीब्यूट वैल्यूज़ आर नॉट इजी टू टेस्ट अगेंस्ट डीटीटी, एट्रीब्यूट की वैल्यूज़ को डीटीटी के मुकाबले में अगर आप टेस्ट करें तो उसमें आपको काफ़ी मुश्किल आती है, ठीक है। ये वाले जो कुछ स्पेसिफिक पॉइंट्स हैं, ठीक है, ये आपने कर लेने हैं, ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास डीटीटी एंटिटीज़। अब ये क्या है, entities are used to define shortcuts to special characters, entities can be declared internal और external। एंटिटीज़ को हम तब यूज़ करते हैं जब कोई भी स्पेसिफिक वैल्यू हो, ठीक है, और वो वैल्यू बहुत बड़ी है फ़र्ज़ करें, ठीक है, हम चाहते हैं कि उस बड़ी वैल्यू के ज़रिए हम कोई ऐसा शॉर्टकट यूज़ करें कि वो बड़ी वैल्यू, ठीक है, रन टाइम पर, ठीक है, हमारे कोड में इंजेक्ट हो जाए। लेकिन जब हम कोड लिख रहे हो, ठीक है, तो कोड लिखते वक्त हम वहाँ पर कोई छोटा वर्ड यूज़ फ़र्ज़ करें, थोड़ी सी लंबी स्ट्रिंग हमने एक वेरिएबल के अंदर स्टोर कर दी है, फ़र्ज़ करें 15 वर्ड्स की है, ठीक है। हम चाहते जिस तरह होता है ना कि कोड के अंदर अब हमारे पास लॉन्ग स्ट्रिंग है, हमने उसको एक वेरिएबल के अंदर स्टोर कर दिया है, अब जहाँ जहाँ पर हमें उस स्ट्रिंग की ज़रूरत है हम क्या करेंगे, वेरिएबल इंजेक्ट करेंगे ना। बस यहाँ पर ये एंटिटीज़ का भी ये वही सीन है, ठीक है। सिंपल केस में आप इस तरह कह लें, ठीक है। अब देखें ये हमारे पास कोड है, इंटरनल एंटिटी है, ये किस तरह लिखेंगे इंटरनल एंटिटी को, एंटिटी, एंटिटी नेम, एंटिटी वैल्यू, सिंपल, ठीक है, ये सिंटैक्स है उसका। रियल वर्ल्ड एग्जांपल ये है,
अब देखिए यहाँ पर जिस तरह ये डीटीटी डिक्लेरेशन के अंदर इन्होंने ये एंटिटी को डिक्लेयर किया है, ठीक है, एंटिटी, और आगे ये एंटिटी का उन्होंने नाम लिखा है और ये आगे एंटिटी की वैल्यू लिखी है डोनाल्ड डक। और इसी तरह एक और एंटिटी है हमारे पास यहाँ पर जिसका नाम है कॉपीराइट और आगे इसकी वैल्यू है कॉपीराइट BNU। और XML कोड के अंदर इन्होंने क्या किया है, एक एलिमेंट का टैग बनाया है ऑर्थर नाम का, उसके अंदर %, राइटर कॉलन और %, कॉपीराइट कॉलन लिख दिया है। अब ये हुआ क्या है मैं आपको बताती हूँ। अब देखें, फ़र्ज़ करें अगर ये जो हमारे पास कोई एंटिटी नेम है, ठीक है, जैसे कि ये डोनाल्ड डक, ठीक है। अब इसकी लेंथ देखें, इसकी लेंथ थोड़ी सी लंबी है, ठीक है, या हो सकता है कोई इस डोनाल्ड डक की जगह, ठीक है, कोई और लंबी स्ट्रिंग हमारे पास मौजूद हो, इससे भी ज़्यादा लंबी, ठीक है। और उस स्ट्रिंग को हमने अपने कोड में 10-12 जगह हमने यूज़ करना है, तो हम क्या करेंगे, हर जगह वो इतनी बड़ी हम लंबी सी स्ट्रिंग लिखेंगे, ठीक है। पहली बात तो ये कि वो रिपीट हो रही है। आपको पता है कोडिंग के अंदर एक रूल होता है, डू नॉट रिपीट योरसेल्फ, ओके। पहले तो ये हमारा रूल वायोलेट हो गया, ठीक है। दूसरी बात ये कि कोड हमारा कुछ देखने में जिस तरह कह सकते हैं ना कि इनएफिशिएंट लगता है, तो उस तरह की प्रॉब्लम हमें फेस करनी पड़ जाती है, ठीक है। तो इस प्रॉब्लम से बचने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये इन्होंने ये एंटिटी डिफाइन की है। एंटिटी समझे इन सिंपल वर्ड्स आप कह लें, ये वेरिएबल की तरह ही काम करते हैं, ठीक है। जिस तरह हमने ये एक राइटर वेरिएबल नेम है और आगे ये वेरिएबल वैल्यू है, ठीक है। अब यह जहाँ जहाँ हमें ये वैल्यू यूज़ करनी है हम क्या करेंगे, वेरिएबल इंजेक्ट करेंगे। लेकिन ये DTT के अंदर ये एक एंटिटी है, ठीक है, और ये एंटिटी नेम है। और इस एंटिटी को हम अपने XML कोड के अंदर कैसे यूज़ करेंगे, ठीक है। हम क्या करेंगे, एंटिटी को यूज़ करना है ना यहाँ पर, इसका मतलब ये कि इस ऑर्थर के अंदर हम अपनी एंटिटी की वैल्यू लाना चाहते हैं, ठीक है, जो कि है ये डोनाल्ड डक। इस वैल्यू को लाने के लिए हम क्या करेंगे, लिखेंगे %, फिर हम अपना एंटिटी नेम लिखेंगे, आगे हम क्या करेंगे, लिख देंगे कॉलन, ठीक है। कोड लिखते वक्त हमें इस तरह का सिंटेक्स नज़र आएगा, लेकिन जब रन टाइम के बाद, ठीक है, जहाँ यहाँ पर हमें पता है क्या वैल्यू देखने को मिलेगी, ये डोनाल्ड डक, ठीक है। इसको अब हम प्रैक्टिकल के ज़रिए गो थ्रू करके देखते हैं। ओके, यहाँ पर अब मैं क्या करती हूँ, एक और यहाँ पर मैं एक इंटरनल DTT का सिंटेक्स लिखती हूँ, ठीक है। एंटिटी के हवाले से मैं लिखूँगी, ठीक है। कैसे लिखेंगे, स्टार्ट कैसे होता है, डॉक टाइप, ओके। फिर आगे हमारा रूट एलिमेंट का नेम जो कि है, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ कोर्सेस, ठीक है। और इसके अंदर अब हम लिखते हैं एलिमेंट कोर्सेस। और कोर्सेस के अंदर हम इस तरह करते हैं, सिर्फ इसके 2 ही चाइल्ड एलिमेंट्स हम डिफ़ाइन करते हैं, ठीक है, ताकि कोड काफ़ी लंबा हो रहा है तो इतना लंबा ना जाए। एक तो कोर्स हो गया, दूसरा इंस्टीट्यूशन, ठीक है। कोर्सेस के अंदर हमने सिर्फ 2 उसके चाइल्ड एलिमेंट्स को डिफ़ाइन किया है, कौन कौन से, एक है कोर्स, दूसरा है इंस्टीट्यूशन, ठीक है। अब इन चाइल्ड एलिमेंट्स को आगे हम फर्दर डिफ़ाइन करेंगे कि इनके अंदर हम कौन सी टाइप का डेटा रख सकते हैं, ठीक है। लिखेंगे एलिमेंट कोर्स, ठीक है, हमारे एलिमेंट चाइल्ड एलिमेंट का नेम है। आगे हम उसकी टाइप, ओह सॉरी, यहाँ पर हम इसकी टाइप यहाँ पर डिफ़ाइन कर देते हैं हैश PC डेटा, ठीक है। तो यहाँ पर हम कोर्सेज़ की जगह यह लिखते हैं इंस्टीट्यूशन, ठीक है। इस DTT के कोड के अंदर क्या हुआ, हमने एक रूट एलिमेंट डिफ़ाइन किया जिसका नाम है कोर्सेज़। इस रूट एलिमेंट के अंदर सिर्फ हमने उसके 2 ही चाइल्ड एलिमेंट्स डिफ़ाइन किए हैं, जिनमें से एक चाइल्ड एलिमेंट का नाम है कोर्स, दूसरे का नाम है इंस्टीट्यूशन, ठीक है। और नीचे हमने ये डिफ़ाइन किया है कि ये जो कोर्स चाइल्ड एलिमेंट है इसके अंदर हम किस टाइप का डेटा रखेंगे। मैंने लिखा यहाँ पर मैं इसके अंदर PC डेटा टाइप के हवाले से मैं इसके अंदर डेटा इंजेक्ट करूँगी, ठीक है। और ये इंस्टीट्यूशन का भी वही हिसाब है कि ये जो इंस्टीट्यूशन एलिमेंट है हमारे पास, ठीक है, इसके अंदर मैं PC डेटा टाइप के हवाले से ही डेटा इंजेक्ट करूँगी, ओके। तो अब देखें, पहले एक सिंपल एग्जांपल देखते हैं ना, फिर मैं आपको बताती हूँ कि एंटिटी के साथ हम किस तरह डील करेंगे। यहाँ पर हम अपने रूट एलिमेंट का हम नाम लिखते हैं कोर्सेस। इसके अंदर अब हम एक चाइल्ड एलिमेंट डिफ़ाइन करेंगे, एक चाइल्ड एलिमेंट हमारे पास कोर्स, ठीक है। इसे हम साथ क्लोज भी कर देते हैं, ठीक है।
कोर्स। इसके अंदर अब मैं लिख देती हूँ, वैल्यू लिख देती हूँ जैसे कि जावास्क्रिप्ट, ठीक है। और जो इंस्टीट्यूशन है इसके अंदर अब देखें मैं नाम लिख देती हूँ जैसे कि थोड़ा सा बड़ा नाम लिखते हैं, देखें वर्चुअल यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान, ठीक है। अब देखें, अब फ़र्ज़ करें ये जो इंस्टीट्यूशन वाला टैग है ना, एलिमेंट है सॉरी, इसे मैं अपने कोड के अंदर जैसे फ़र्ज़ करें 4 से 5 बार मैं इसे यूज़ कर रही हूँ, ठीक है। अब देखें हर बार मुझे इसकी वैल्यू मुझे फ़िक्स रखनी है, ठीक है। यही वर्चुअल यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान, ठीक है, क्योंकि जो फ़र्ज़ करें जो मैं कोड लिख रही हूँ ना इसी यूनिवर्सिटी के हवाले से ही मैं लिख रही हूँ, ठीक है। अब मैं क्या करूँगी, जहाँ जहाँ पर मुझे इंस्टीट्यूशन लिखने की ज़रूरत पड़ी इसी तरह मैं एक टैग इंस्टीट्यूशन नाम का एक टैग वो एलिमेंट लिखूँगी, ठीक है। एलिमेंट के अंदर ये इतना बड़ा सा नाम मैं इंजेक्ट करूँगी और फिर आगे मूव कर जाऊँगी, फिर आगे जहाँ पर मुझे इंस्टीट्यूशन का नाम लिखना पड़ेगा यही मेथड यही प्रोसेस मेरा रिपीट होगा, फिर कहीं मुझे इंस्टीट्यूशन लिखना पड़ा यही प्रोसेस रिपीट होगा, ठीक है। और देखें इस तरह कोड काफ़ी इनएफिशिएंट लगता है, और ये देखें ये रिपीटिशन आपको यहाँ पर नज़र आने को मिलेगी, ठीक है। तो ये रिपीटिशन आपको पता है जो कोडिंग में हमारा रूल होता है ना, डू नॉट रिपीट योरसेल्फ, उसको वायलेट करती है। तो इस वायलेशन से बचने के लिए अब हम क्या करेंगे, ठीक है, जो वेरिएबल टाइप का कॉन्सेप्ट है ना, ठीक है, उसको हम यहाँ पर DTT और एक्सएमएल के अंदर कवर अप करने की कोशिश करेंगे। कैसे करेंगे देखें, पहले तो इन टैग्स को हम हटाते हैं यहाँ से, ठीक है। एंटिटी हमने डिफाइन करनी है ना, तो यहाँ आ जाए। एंटिटी को लिखने का क्या तरीका होता है, हम लिखते हैं एंटिटी, ठीक है। आगे हमने क्या करना है, ओ सॉरी ऐसे नहीं, एंगल ब्रैकेट्स के दरमियान एक्सक्लेमेशन मार्क के साथ, ठीक है, आपने लिखना है एंटिटी, लिख दिया एंटिटी, ठीक है। आगे हम क्या करेंगे, एंटिटी का नाम लिखेंगे। अब मैं चाहती हूँ जहाँ जहाँ पर भी मुझे वर्चुअल यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान, ठीक है, ये वैल्यू मुझे जहाँ पर भी लिखने की ज़रूरत है ना, मैं चाहती हूँ वहाँ पर मैं सिर्फ कितना लिखूँ, बस इतना सा VU, बस, ठीक है, इतना मैं लिखूँ VU लिखूँ और मेरा काम हो जाए, ठीक है। एंटिटी के अंदर यहाँ DTT के अंदर मैं ये एंटिटी को डिक्लेयर करने का क्या तरीका है, एक्सक्लेमेशन मार्क ओ एंगल ब्रैकेट्स के दरमियान एक्सक्लेमेशन मार्क एंटिटी, ठीक है। आगे एंटिटी नेम और ये देखिए डबल कोट्स के अंदर एंटिटी वैल्यू, ठीक है, बस ये काम हो गया। अब देखें फ़र्ज़ करें अब हम अपने XML कोड के अंदर इसे किस तरह यूज़ करेंगे। टैग हम लगाएंगे इंस्टीट्यूशन वाला, ठीक है, और इससे ये ओपनिंग टैग था, साथ ही साथ हमने इसे क्लोज भी कर दिया, ठीक है। ये एलिमेंट हमारे पास आ गया इस एलिमेंट के अंदर, ठीक है। अब हमने इस एंटिटी की वैल्यू इंजेक्ट करनी है ना, जैसे वेरिएबल हमको हम यूज़ करते हैं, ठीक है, वही हिसाब है। लेकिन XML और DTT के केस में हम कैसे यूज़ करेंगे, हम लिखेंगे %, ठीक है। हमारा एंटिटी नेम क्या है, VU, यहाँ पे लिखेंगे VU और आगे लिखेंगे कॉलन, बस, ठीक है। जब हमने XML का कोड लिखा ना, ठीक है, एंटिटी की वैल्यू हमने यहाँ पर इस तरीके से इंजेक्ट की है, लेकिन जब हम इस कोड को रन करेंगे, ठीक है, रन करने के बाद जो हमारे पास यहाँ पे वैल्यू है कि जो %VU की जगह हमें देखने को मिलेगा वर्चुअल यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान, ठीक है। बस ये एंटिटी का DTT के अंदर यही कॉन्सेप्ट है, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है, ओके। ये देखें ये एंटिटी नेम और ये एंटिटी वैल्यू, इसी तरह ये DTT एग्जाम्पल है हमारे पास, एक्सक्लेमेशन मार्क एंटिटी नेम जो कि है राइटर, और आगे एंटिटी की जो वैल्यू है वो है डोनाल्ड डक। ये एक और एंटिटी है जिसका नाम है कॉपीराइट और वैल्यू है इसकी कॉपीराइट BNU, ठीक है। इन्होंने क्या किया, मैंने आपको सिर्फ ये एक ही एंटिटी मैंने आपको इंजेक्ट करके बताई है ना, इन्होंने एक साथ दो कर दिए, ठीक है। अब देखिए दो करना चाहते हैं तो ये मेथड है आपके सामने, बेशक किस तरह करे, ये जिस तरह मैंने आपको एक करके दिखाई है उस तरह करे, एक ही बात है, ठीक है। यहाँ देखें एन एंटिटी हैज़ 3 पार्ट्स, एक एंटिटी के 3 हिस्से होते हैं, ठीक है। एन %, यहाँ पर, ठीक है, XML कोड के अंदर जब हम इसे अपेंड कर रहे होते हैं ना, ये तब ये वाला कॉन्सेप्ट आपको माइंड में रखना पड़ता है, ठीक है। ये 3 पार्ट्स वाला पहला पार्ट कौन सा है, एन %, दूसरा है एंटिटी नेम और तीसरा है सेमीकोलन, बस इतना ही है, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है इसमें, ओके। तो आपने यहाँ से बस ये इतना कर लें, ठीक है। ये कॉन्सेप्चुअल है, याद करे वाला इसमें कुछ भी नहीं है, ओके।
तो यहाँ पर आपका लेक्चर नंबर 9 कंप्लीट हो जाता है। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। तो इंशाल्लाह ताला अब हम मिलेंगे लेक्चर नंबर 10 में। टिल देन अल्लाह हाफिज़।